अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, मुल्की सियासत पर हमें बात करनी है। डेफिनेटली तहरीक अदम एतमाद इस वक्त वो एक गर्म टॉपिक बना हुआ है जिस पर हर कोई बात कर रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि किसका पलड़ा पलड़ा भारी है, अपोजिशन का या फिर हुकूमत का, इस तहरीक अदम को कामयाब या नाकाम करने की। लेकिन उससे पहले आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट सबसे कुछ देर पहले हुई, और ये कि DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि कल यानी कि 9 मार्च को शाम 6 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की हदूद से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और मियाँ चुन्नू के करीब वो गिरकर तबाह हुआ। उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनाम था, इसमें कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन ये भारत की हदूद से आया है। इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, लेकिन ये भारत के ऊपर है कि इसको एक्सप्लेन करे कि बेसिकली इसका क्या मकसद था। और इस सिलसिले में भारत से उन्होंने कहा कि रब्ता भी किया जाएगा। सवालात जब उनसे हुए तो उनसे मुल्क की सियासत के बारे में भी सवाल किया गया, पूछा गया कि मुल्क के इदारों का नाम लिया जाता है बार बार सियासत में, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए और किसी भी किस्म की क़यास आराई से गुरेज किया जाए। एक मरतबा फिर से उन्होंने वाज़े कर दिया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट लॉजेस में आज जो कुछ होता रहा, JUIFA की ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उसके कुछ कारकुनान पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए और मकसद उनका ये था कि उन्होंने जो MNAs हैं, अपोजिशन के MNAs, उनकी हिफाजत करनी थी, उनको सिक्योरिटी फराहम करनी थी। जिसके बाद वफाकी पुलिस वहाँ पर गई और ऑपरेशन शुरू हुआ और ये भी इत्तलात आई कि कई कारकुनान पर तशद्दुद हुआ, कुछ MNAs पर भी तशद्दुद हुआ, कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पर पहुँचे, उनके हमरा नून लीग के कुछ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि हमारी ये फ़ौज यहाँ पर इसलिए आई थी, हमारे कारकुनान यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें खदशा है कि इस्लामाबाद पुलिस हमारे MNAs को अगवा करना चाहती है इस हुकूमत की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ईमा पर, ताकि तहरीक अदम एतमाद जो है उसको कामयाब ना किया जा सके। इस वक्त भी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। कई कारकुनान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। इसके ऊपर हमने बात करनी है और डेफिनेटली मुलाकातें जारी हैं और मुशावरत का सिलसिला जो है वो भी जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो जाती। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो फ्लोर क्रॉसिंग के मामले में हर शख्स अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, हुकूमत अपनी इंटरप्रिटेशन कर रही है, अपोजिशन अपनी वजाहत पेश कर रही है इस कानून से मुतालिक। इनसे ज़रा क्लियरली जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग का कानून जो है वो कहता क्या है और इस पर क्या हो सकता है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। और मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, सर ये जो आज बड़ी अहम डेवलपमेंट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर क्या समझते हैं ये कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बताकर तो ये लगता है कि उन्होंने मिसाइल टेस्ट करने के लिए फायर किया, लेकिन उनके कंट्रोल से वो निकल गया और एक अलग डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मिसाइल आर्म था इसके सामने, इसका प्रोजेक्टाइल नहीं इसके साथ था, लिहाजा ये गिर के वैसे किसी जगह पे किसी को जख्मी करता या मार देता वो तो बात है, लेकिन तबाही नहीं मचा सकता था क्योंकि इसमें वो एक्सप्लोसिव वाला पोर्शन नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह आके जिस एरिया में गिरा है वो किसी भी सूरत कोई ऐसा अहम एरिया नहीं है जिससे ये समझा जाए कि ये किसी खास जगह का निशाना किया गया था। तो लगता यही है कि ये इन्होंने टेस्ट किया है किसी वेपन सिस्टम को और वो इनके कंट्रोल से निकल गया है और उसके बाद फिर ये बोले नहीं करके खामोशी से पी गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ट्रैक हो गया है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए गए और आगे मजीद भी जब तहकीकात होंगी कि किस किस्म का वेपन है ये, तो फिर भारत से जवाब मांगा जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी ये खतरनाक था कि इतनी हाइट पे जो चीज उड़ के और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और ऐसे रास्ते पे जा उड़े जहाँ पे कि सिविल एयरलाइंस वगैरह ऑपरेट करती हों, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है
और इतनी जो हमारे एयरलाइनर्स हैं उनकी जहाज की रफ्तार इतनी नहीं होती। नतीजा ये है कि ये किसी को हिट करता, बिल्कुल वो तबाही मच जाती। तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदार मुजरिमाना कार्रवाई है। उसको होनी चाहिए, इससे सरजमिश होनी चाहिए, पूछना चाहिए। सही तो आइंदा के वैसे लिए इसके एहतियाती तदाबीर वगैरह। सही सही ठीक है। अब और जी इट इज़ फॉर इंडिया टू एक्सप्लेन, ये DGISPR की जानिब से भी कहा गया कि अब इंडिया से रब्ता किया जाएगा, पूछा जाएगा कि बेसिकली ये क्या था, ये किस तरह का अमल था। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये गलती थी या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वाजे हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन उसने उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये इसको ट्रैक कर सकते हैं, ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। तो वो भी हो सकता है। इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती। लिहाजा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए था ताकि इसको ये खुद ना गिरता बल्कि इसको जाता। सही। तो ये भी चीज हमें अब देखना चाहिए कि क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट था, नहीं था, अगर नहीं था तो उसको कैसे करना चाहिए। ये भारत को कोई ना कोई इस चीज में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हमारे इस सेक्शन से कि हमने उसको गिराया नहीं और रिएक्शन टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है और पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज जो है वो इस मामले में कितनी ज़्यादा एक्टिव है। राजा अमीर अब्बास साहब, बड़ी अहम बात आज DGISPR की जानिब से की गई है और इस मौके पर इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का मामला है और बार बार कुछ इदारे जो हैं उनका नाम भी लिया जाता है। लेकिन आज उन्होंने वाजे किया है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अहम वक्त पर कितना अहम है, कितनी सिग्निफिकेंस है उनकी इस बात की? देखिए, अभी पहली बात जो उनसी थी, जो मिसाइल की बात थी, तो उसमें सिर्फ मैं एक बात करता चलूंगा कि आगे 23 मार्च की हमारी आ रहा है सेलिब्रेशंस और इसमें तो बताया जा रहा है कि तमाम OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स और दीगर यूरोपीय और दीगर ममालिक के इनवॉइस भी इसमें शरीक होंगे। तो ऐसी सूरत में अगर इस किस्म का कोई मिसाइल आता है इंडिया से और वो डिटेक्ट नहीं होता, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सका और उसे गिरा नहीं सका, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट और एक इनको इस पर सोचना चाहिए कि अगले 2 हफ्तों के बाद ये हमारी सेरेमनी है 23 मार्च की। तो इट्स अ वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई चीज आ जाए और यहाँ पे पूरे मुल्क के डिग्निटरीज, OIC के डिग्निटरीज हों, तो इस सिचुएशन को किस हद तक सीरियस लिया जाएगा। अब नंबर दूसरी बात जो उन्होंने की कि ऑब्वियसली जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है उससे उन्होंने पहले भी क्लियर किया, अब भी क्लियर कर रहे हैं कि जी किसी किस्म का जो पार्लियामेंट के अंदर के अफेयर्स हैं उससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। और इवन जो हमारा आइन है वो ये एक किसी भी सियासी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्हें ये राइट देता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। लेकिन एक अमर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी स्टेज पे ये डिटेक्ट होता है या ये चीज सामने आ जाती है या शायद ऐसे मिलते हैं कि जनाब ये हमारे मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए कहीं कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट प्ले तो नहीं कर रही, कहीं जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिल मिला के मुल्क को डिस्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए इस किस्म की कोई कोशिश की जा रही है। तो अगर ये चीज सरफेस करके सामने आ गई कि जनाब इसके पीछे इंटरनेशनल कैरेक्टर्स हैं, इंटरनेशनल कोई थीम है, कोई सोच है, या जैसे कि माजी में हमने देखा कि बहुत से ममालिक में यूरोप की तरफ से, वेस्ट की तरफ से रिजाइम्स को, हुकूमतों को चेंज किया गया। तो अगर इस किस्म का एलिमेंट आया सामने तो फिर मैं नहीं समझता कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको एक डोमेस्टिक इशू लेके चलेगी, क्योंकि फिर उसको समझ आ जाएगी
कि ये एक इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है जो सब ममलिकत पाकिस्तान के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है। तो फिर आपको लगता है कि फिर कोई रोल प्ले किया जा सकता है मुल्की इदारों की जानिब से? किया जाना भी चाहिए, ना सिर्फ जा सकता है, किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अगर बड़ी मुश्किल से अब स्टेबिलिटी की तरफ चला है, तो ये इन तमाम अदारों का जो मुल्क में मौजूद है, ये फर्ज है कि इस चीज को मॉनिटर करें और इसमें अगर कोई ऐसी चीज आती है तो उसके रोकने के इकदाम भी करें। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, वेलकम करूंगी आपको शो में। सर, आपको क्या लगता है, एक तो आज जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने जो है वाज़े किया इस बात को कि फ़ौज को ना घसीटा जाए। अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात की थी, लेकिन साथ ही साथ जो भारत की तरफ से ये काम किया गया, डेफिनेटली इंटेंशंस तो वाज़े नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है या फिर जानबूझ के उनकी जानिब से ये किया गया है। मुल्की सियासत में ये सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं और DGISPR के इस बयान को सियासत से मुताल्लिक क्या देख रहे हैं? लेकिन जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये तो समझ आ गई कि अगर इंडिया को मिसाइल लॉन्च करेगा तो हमारा रिस्पांस टाइम 6 मिनट से कम है। हमारे पास 6 मिनट से कम टाइम होगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अगर 6 मिनट में वो मियाँ चन्नू तक है, तो अगर वो कहीं और से भी लॉन्च करें तो इसका मतलब है 6 मिनट से तो कम टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। लिहाजा हमने अपना जो भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए लगाया हुआ है या लगाना हमें चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम तो 6 मिनट से कम होगा ही, तो हम भारत के इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अलार्मिंग है और इस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साइंटिस्ट और पाकिस्तान के जो हमने चूँकि दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हैं, हमने एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया में बनाया है, अपना इंडिजिनस एटम बम बनाया है और हमने GF-17 बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी हमारे जो वॉरहेड साइंटिस्ट हैं वो इसको ज़रूर आज देख रहे होंगे और उसका ज़रूर वो एक निज़ाम ऐसा बनाएंगे जो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को और पाकिस्तान को सेफ कर सके। बहरहाल अलार्मिंग है, इसने थ्रेट अलार्म किया है पाकिस्तान को, और मैं इसको एक किस्म का उनकी तरफ से एक सिग्नल ऑफ वॉर कहता हूँ। अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहता तो सिग्नल ऑफ वॉर ज़रूर कहता हूँ कि उन्होंने मुस्तकबिल का एक नक्शा हमें दिखाया है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई गलती से नहीं आता ऐसा मिसाइल, आप इस तरफ मैं नहीं मानता। दूसरा, जहाँ तक है कि वो सियासत में गैर जानिबदार हैं, इस वक्त तो मुल्क की सारी सियासी कुव्वतें कह रही हैं कि वो गैर जानिबदार हैं। उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें ना, इस वक्त तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों कह रहे हैं कि वो गैर जानिबदार हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान की तमाम सियासी इकाइयाँ यक ज़ुबान कह रही हैं कि वो गैर जानिबदार हैं और उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है। और ऐसा तो 2018 या बल्कि आप कहें 2014 वगैरह के बाद भी फर्स्ट टाइम आया है पाकिस्तान में ये पीरियड कि जब मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां, सियासी लीडर यक ज़ुबान कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं और उनका कोई किरदार नहीं है और वो सियासत में उनकी कोई मुदाखलत इस वक्त नहीं है। किसी बात पर तो इत्तफाक हुआ। हाँ, इस बात ये तो इस वक्त नेशनल कंसेंसस लगता है मुझे कि आप देखें ना, हुकूमत भी कह रही है कि उनको हटाने में कोई फौज का तो कोई किरदार नहीं है। वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तो बात नहीं करते हैं। इसी तरह जो अपोजिशन है वो भी ये नहीं कह रही है कि हमारे रास्ते में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई अंपायर है, कोई हमें रोक रहा है, बल्कि वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो मुझे तो ऐसा कुछ 6, 7, 14 से पहले शायद कभी हो, लेकिन बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने यक जुबान होकर कहा है कि फौज न्यूट्रल है। और DGISPR का कहना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सियासी जमातों का कहना तो ज्यादा बड़ी बात है ना। इल्जाम भी वो हमेशा इल्जाम लगाते हैं, तो इस वक्त तो वो भी कह रहे हैं। और जहां तक राजा आमिर साहब ने बात की है कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और मैं समझता हूं कि इसमें भी हमें अब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को अंडर असेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कलभूषण को पकड़ सकते हैं, अगर हम दहशतगर्दी के सारे नेटवर्क पकड़ सकते हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्लान है तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़रूर उसका पता होगा और उनके पास उसके सबूत होंगे। ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात तो है ही नहीं है कि जब आप पर एतमाद आए तो आप कह दें कि ये अमेरिका ने आई है। अगर ऐसा होता तो मुझे उम्मीद है आज DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बता देते कि ये हो रहा है।
और वो इसको अनफोल्ड कर देती आईएसआई इसको पकड़ के। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं मानता कि इमरान खान को तो पता है, फवाद चौधरी को तो पता है, शहबाज गिल को पता है, लेकिन आईएसआई को नहीं पता, एमआई को नहीं पता। वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम सबूत भी पेश करेंगे। हसास इदारे जो हैं वो बेजुबान बैठे हैं और इनको बड़ा पता है। मुजम्मिल साहब वो कह रहे हैं कि हम तो सबूत भी पेश करेंगे। जनरल साहब वो सबूत हमारे इदारों के, रियासती इदारों के पास नहीं है, इनके पास हैं। अफसोस की बात है। जनरल साहब ये भी कहा जा रहा है कि अब वजीर आजम साहब ने, इस हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि किसी भी तरह से इस तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़े। तो फिर सूरत हाल तो हमें इंतशार की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आज जिस तरह से पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे सामने सूरत हाल आई, एमएनएस पर तशद्दुद किया गया, कारकुनान नहीं जाना चाहिए था उनको, लेकिन वो वहां पर गए, उन पर भी तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे एमएनएस को गिरफ्तार या अगवा करना चाहती थी, इसलिए हमारे कारकुनान यहाँ पर उनको सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं। तो सर आपको भी ऐसा नजर आ रहा है कि सूरत हाल तो फिर इंतशार की तरफ जा रही है, तसादुम की तरफ जा रही है? देखिए, जो ये अफसोसनाक था, बहुत अफसोसनाक। पार्लियामेंट लॉजेस में ये मसला नहीं उठना चाहिए था। और जो ये अंसारुल इस्लाम वाले जो लोग, ये जो भी इन्होंने रज़ाकार रखे हुए हैं, इनका भी कोई काम नहीं था कि वो अंदर जाए पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। खैर एक इज्तिमा, एक जत्था में अब तो हुकूमत का एक्शन देखूं तो कह सकते थे कि ये दुरुस्त नहीं है, इन लोगों को भेजें यहाँ से, बजाय इसके कि उनको वहां पे ताकत का इस्तेमाल होता। और मौलाना को भी सोचना चाहिए था कि अगर कोई इस तरह का खतरा है तो ये लोग आपस में मिलकर रह सकते हैं, बजाय इसके कि ऐसी फोर्स को लाके वहां रखें जो फसाद का बायस बने। तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि ये मामले को गलत तरीके से सही। अच्छा जनरल साहब, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी लाइन के अंदर, कोशिश करते हैं दोबारा से लाएं आपकी लाइन। हमारे नुमाइंदे औरंगजेब काकड़ ने हमें ज्वाइन किया है, रिपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस से। सही सूरत हाल को उन्होंने कवर किया है, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है जरा उनसे जानते हैं। औरंगजेब जी बताइएगा, आप इस सारे इशू को, इस ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं, हुआ क्या है ये पार्लियामेंट लॉजेस में? ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कैसे पहुंच गए ये JUIFA के कारकुनान? जी, गुज़िश्ता रोज जो मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह है, उनकी जानिब से जो है वो कि रवां हफ्ते या जो 20 तारीख से पहले वज़ीर-ए-आज़म खिलाफ तहरीक एतमाद पेश होने जा रही है। इस हवाले से अपोजिशन जमातों ने भी अपनी जो हिकमत अमली है वो तय की थी, जिसके बाद PDM के सरबराह ने जो JUI और दीगर जो अपोजिशन जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको जो अंसारुल इस्लाम की जो फोर्स है उन्हें डिफ्यूट करने के लिए उनकी जानिब से ऐलान किया गया। आज जो 4 या 5 बजे के करीब अंसारुल इस्लाम की जो रज़ाकार है, जो फोर्स है, वो जैसे डी चौक पहुंची तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो उन्हें रोका गया, जिसके बाद जो जमात इस्लाम के 2 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से उन रज़ाकारों को जो है वो गाड़ियों में जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो पहुंचा दिए गए। जिसके बाद जो है जो रज़ाकार थी उनकी तादाद कोई 50 से 60 जो है वो बताई जा रही है। जिसके बाद मगरिब के टाइम जो है जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो रज़ाकार है उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करने का फैसला किया गया, वो कि कुछ रज़ाकार जो जमात इस्लाम के जो रुकन कौमी असम्बली है सलाउद्दीन अयूबी के जो है वो लॉज में ठहरे हुए थे। जिसके बाद जो है वो पुलिस और जमात इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली के दरमियान कई बार जो है वो मुज़ाकरात हुए, जबकि मुज़ाकरात में जो SSP ऑपरेशन DIG और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान भी शामिल थे। जिसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हुए तो DIG की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि रज़ाकारों को जो कोई उनकी तादाद कोई 50 से 60 बताई जा रही है, उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करने का फैसला किया कि जैसे ही जो है ऑपरेशन शुरू हुआ तो रज़ाकार जमात इस्लाम की अरकान कौमी असम्बली, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनके बाद जो मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो है वो इज़हार यकजहती के लिए आए थे। तो इस हवाले से पुलिस और जो PDM जमातों के रहनुमाओं के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, जिसके बाद पुलिस की जानिब से 30 से ज़्यादा जो रज़ाकार, जिनमें रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन अयूबी जिनका ताल्लुक जमात इस्लाम से, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद जो है हालात काफी कशीदा हुए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के वफ्द वो जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो पहुंचना शुरू हुए।
जिसके बाद जो है हालात काफी कशीदा रहे। गो के पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह की भी जो है वो पुलिस एहलकारों के साथ झड़प हुई। उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर दावा बोला। ये बताइए औरंगजेब, आपने कहा कि मुज़ाकरात हुए थे लेकिन नाकाम हो गए, ये मुतालबा क्या कर रहे थे? क्या ये चाह रहे थे कि ये अपने MNAs की सिक्योरिटी पर तैनात रहें, इनको इजाजत दी जाए? जी, पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई जो अपोजिशन जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकार फोर्स जो है वो डिप्यूट किए जाए, जिसके बाद जो है आज रज़ाकार अपने MNAs जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, GOI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो MNAs उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे, क्योंकि जो अपोजिशन जमातों को खतरा था कि उनके जो अरकान है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या उन्हें जो है वो लापता किया जा सकता है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो जमात इस्लाम के जो रज़ाकार फोर्स है, अंसार इस्लाम के नाम से जो फोर्स है वो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंची। पुलिस और जो जमात के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के 4 दौर हुए, जिसमें जो चारों जो दौर से राउंड थे वो जो है नाकाम हुए, जिसके बाद पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। पुलिस को भी जो है काफी मजम्मत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, हमने फुटेजेस देखी हैं, कवर भी करता रहा GNN। ये बताइएगा औरंगजेब कि अब गिरफ्तारी किस किस की हुई है? जी, इसमें रुकन कौमी असम्बली मौलाना सलाउद्दीन अयूबी, मौलाना जमालुद्दीन जिनका ताल्लुक जो है जमात इस्लाम से है, दोनों अरकान कौमी असम्बली को जो है 30 रज़ाकारों समेत उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, जिन्हें थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो PDM की जो सरबराही इजलास है वहाँ पे मौजूद है, जिसमें जो तमाम तर जो PDM की जो हिकमत अमली है वो भी तय की जा रही है। इसके साथ साथ जो थाना सेक्रेटेरिएट में जो जमीयत इस्लाम के 2 रुकन कौमी असम्बली समेत जो 30 जो रज़ाकार फोर्स है अंसार इस्लाम के नाम से वो अब गिरफ्तार है। इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान समेत जो दीगर अपोजिशन जमातों के सरबराह हैं वो भी इस वक्त जो है वहाँ पे मुशावरत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। पार्लियामेंट लॉजेस में आज क्या हुआ उसके बारे में बता रहे थे। जनरल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया एक मरतबा फिर से। जी जनरल साहब, आज जो पार्लियामेंट लॉजेस में हमें नजर आया है, MNAs गिरफ्तार हुए, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और कह ये रहे थे कि हमें डर है कि पुलिस हमारे MNAs को अगवा कर लेगी। तो क्या इस हद तक भी जाया जा सकता है इस तरीके अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए कि ऑपोजिशन के MNAs रुकन कौमी असम्बली जो हैं उनको अगवा करना शुरू कर दिया जाए? देखिए, ये ऑपोजिशन के खदशात हैं, ठीक भी हो सकते हैं। किसी भी खदशे को या किसी भी ऐसी गैर कानूनी अगर कोई हरकत होती है तो उसको रोकने के लिए आप गैर कानूनी अमल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लेके इस लश्कर को लेकर मैं समझता हूँ कि वो भी एक गलत काम था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए था कि वो अमल का मुदारा करते और मुज़ाकरात के जरिए लोगों को वहां से निकालते और कहा जा सकता था, उनको यकीन दहानी कराई जा सकती थी कि आपका कोई MNA वगैरह नहीं यहाँ से कहीं गायब होता। और वैसे भी आप जब MNAs को आपने अपने कंट्रोल में रखना है तो वो अमूमन मिल के रहते हैं। वो ये नहीं होता कि अकेले अकेले कहीं फिरते रहें, वो मिल के रहते हैं ताकि एक दूसरे के साथ हों तो उससे उनको एक दूसरे के ऊपर निगाह रखने की कम से कम कोई सहूलत हो। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि गलत कदम उठाया गया। मौलाना को ये फोर्स नहीं लानी चाहिए थी। मौलाना पहले भी जलसों में और मुख्तलिफ जगहों पे लाते रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं होता था तो इस वजह से वो उसको बर्दाश्त किया गया। लेकिन खतरा हमेशा फसाद हुआ तो मौलाना की मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की फोर्स बनाना ही वो मुनासिब नहीं है। रियासत में कभी उस फोर्स को इस्तेमाल को कर ले कि ऐसा कोई निकला मसला तो वो बड़ा खून खराबा हो सकता है उसमें। तो दोनों साइड से मैं समझता हूँ कि इसको कोई अक्लमंदी से नहीं काम किया गया, अक्लमंदी से काम नहीं किया गया। लेकिन क्या इसको बेहतर तरीके हैंडल किया जा सकता था? इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक ब्रेक के बाद इस पर आकर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अपडेट किया इस वक्त जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ। उन्होंने कहा कि हमने किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया, ये थाने में बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी से ही बैठे हुए हैं।
लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, पाकिस्तान को बहरान में डालने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा ना किया जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल पार्लियामेंट लॉजेस के मामले पर हमने काफ़ी बात कर लिया, लेकिन एक चीज़ जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि फ्लोर क्रॉसिंग लॉ जो है उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आ रही हैं। इसकी सही इंटरप्रिटेशन है क्या? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि स्पीकर को ये इख्तियार है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट देने वाले का वोट काउंट ना करे या फिर उनको वोट कास्ट करने से रोका जाए। तो क्या वाकई में ऐसा है या नहीं? राजा मीर अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी आर्टिकल 63A बेसिकली कहता क्या है फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में? देखिए, इसको जरा समझना बहुत जरूरी है और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताऊं कि 18th अमेंडमेंट में ये इंसर्शन लाई गई कि जनाब ये जो फ्लोर क्रॉसिंग, एक फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है इस मुल्क में। इससे पहले हमने छांगा मांगा और तीसरा देखा कि किस तरीके से कि जब एक पार्टी एक ऐलान कर देती है इन 3 कंडीशंस, वो है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो या उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस हो, उसके अलावा अगर सीएम का हो, मनी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो। तो इसमें हमारे आइन ने एक शिक आई कि जनाब किसी भी तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है। अब फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए 63A में उन्होंने कहा कि जी जो शख्स भी फ्लोर क्रॉस करेगा, डिफेक्शन करेगा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, तो उसकी रुकनीयत मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन उसमें एक चीज जो जरूरी है कि आप क्या उसकी रुकनीयत मुअत्तल होने से वो जो फ्लोर क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट है या वो जो पैसे लेके वोट देने का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया? नहीं। तो उसको रोकने के लिए ये है कि ये 2 स्टेप्स में है। एक तो अगर पार्टी पॉलिसी आ जाती है कि जनाब पीटीआई का कोई शख्स हाउस में देखा जाता है कि वो ऑपोजिशन के बेंचेस में जाके बैठ रहा है, तो उसको पहली बात तो ये होगी कि उसका वोट जो सा है वो इनवैलिड करार दिया जा सकता है स्पीकर साहब की जानिब से, क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। और नंबर 2 जो उसको सजा दी जाएगी वो ये है कि उसकी रुकनीयत, अब उसकी रुकनीयत खत्म होने के लिए एक तरीकेकार है कि पहले डिक्लेरेशन देगा पार्टी हेड, फिर उसको कंफर्म किया जाएगा, फिर वो इलेक्शन कमीशन जाएगी, 30 डेज का है। तो अगर खाली उसकी रुकनीयत खत्म करना मकसद होता तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग तो अपनी जगह मौजूद रही। तो मैं समझता हूँ फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए जो आइन में अमेंडमेंट की गई है उसमें ये बिल्कुल स्पीकर का इख्तियार है कि वो अगर किसी वोट को जो कि अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा है उसे वो वैलिड वोट ना तस्वर करे। राजा मीर अब्बास साहब, वोट कास्ट करने से क्या रोका जा सकता है? हुकूमत कह रही है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वोट कास्ट करने से भी रोका जा सकता है अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करे तो, जबकि एतजाज एहसन साहब वो कह रहे हैं कि इसकी गलत तशरीह की जा रही है, ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता वोट डालने के हक से। देखिए, वोट कास्ट करना या पार्लियामेंट में जाना बेशक आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये वोट कोई स्टैम्प होके वोट कास्ट नहीं हो रहा। ये वोट कास्ट हो रहा है शो ऑफ हैंड का कि एक तरफ ट्रेजरी एक तरफ ऑपोजिशन। और उस सिचुएशन में अगर ट्रेजरी के जो है हुकूमती अरकान अगर उस तरफ जाके खड़े हो जाते हैं तो उनको ये नहीं कि आप पकड़ के बाहर फेंक देंगे, लेकिन जो काउंट होगी, जो गिनती होगी, उनमें उनका वोट शुमार नहीं होगा और ये स्पीकर का जो फैसला होगा हतमी होगा। ये अदालतों में चैलेंज भी नहीं होता और इन केस अगर जाएगा ये अदालतों में चैलेंज होके तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग करते वक्त जो लोग जाते हैं उनका वोट दूसरी पार्टी को दे दिया जाए। कतन ये लेजिस्लेशन का बिल्कुल इरादा नहीं है, विजडम नहीं है इस तरमीम के पीछे। और मेरे हिसाब से स्पीकर साहब बिल्कुल अगर इसकी गिनती नहीं करेंगे तो ये एक दुरुस्त इक़दाम। ठीक है मुजम्मिल साहब, एक चीज़ मैं ज़रा ये जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो कहा जा रहा है ना कि फ्लोर क्रॉसिंग लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो जाकर ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं या उनके साथ मिलकर कुछ करते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावा करती है हुकूमत कि उनके अपने ऑपोजिशन के लोगों के साथ भी उनके राब्ते हैं और हम भी इनके लोग तोड़ेंगे, तो फिर क्या स्पीकर साहब उनके वोट्स भी नहीं गिरेंगे जो आके हुकूमत के साथ मिलकर वोट करेंगे? वैसे तो आज प्राइम मिनिस्टर ने नून लीग के 5 लोगों से मुलाकात की है। अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग के कानून पर इतना ही अमल कराने में इंटरेस्टेड होते तो वो कहते मैं नून लीग के लोगों से मुलाकात नहीं करूंगा, ये फ्लोर क्रॉसिंग है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं। दूसरा, मैं इस तशरीह को नहीं मानता। मेरा मतलब है अगर आइन की रूह ये होती कि वो वोट डाल ही ना सकें तो 63A में ये लिख दिया जाता कि उनका वोट काउंट नहीं होगा।
बड़ा क्लियरली लिख दिया जाता है। अगर कानून बनाने वालों का मतमाय नज़र ये होता कि उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा तो वो क्लियरली लिख देते कि वो वोट काउंट ही नहीं हो सकता है और इत्मीनान एतमाद हो ही नहीं सकती है, या इत्मीनान एतमाद के ऑप्शन को ही खत्म कर देते कि एक दफा जो जीत जाएगा वो 5 साल के लिए रहेगा, देयर बी नो कॉन्फिडेंस, वो आइन से इसको निकाल ही देते अगर इसका होता। अगर नो कॉन्फिडेंस को रखा है और ये रखा है कि कोई आदमी अगर अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की कीमत पर वोट डालना चाहता है तो वो वोट डाल सकता है, उसकी एक कीमत है, वो कीमत अगर वो अदा करने को तैयार है तो वो वोट डाल सकता है। वोट डालने के बाद फैसला होगा। वोट डालने के बाद अगर वो डिस्क्वालीफाई होना चाहता है, वो रिजाइन देना चाहता है, वो दोबारा लोगों में जाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन बात यह है कि आइन ने उसको वोट डालने से नहीं रोका। वोट डालने की एक सियासी कीमत रखी गई है, जो वो अदा करने के लिए तैयार हो तो वो जरूर दे सकता है कि मैं ये कीमत देने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए ये कीमत मुझे कबूल है, आप मुझे, मैं वोट भी डालूंगा और डिस्क्वालीफाई भी होऊंगा और मुझे शोकाज दे दें। उसके बाद वो इमरान खान साहब से सवाल भी कर सकता है कि आपने पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, अगर आप पार्टी इलेक्शन कराते तो मैं आपको शायद चेयरमैन का ही वोट ना देता और आप चेयरमैन ही ना रहते। जिस पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है वो कैसे डिफेक्शन लॉ रख सकती है? ये तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाके देखा जाएगा ना कि पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत और आमरीत मौजूद है और वो मांग कितनी जमहूरियत रही है। ये तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 63A इतना क्लियरली उसमें स्टेप्स लिखे गए हैं कि शोकाज दिया जाएगा, 30 दिन में जवाब दिया जाएगा, फिर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन डिनोटिफाई करेगा, अगर उनका ये सारे प्रोसेस में इंटरेस्टेड ही ना होते तो वो सीधा लिखते कि वोट काउंट नहीं होगा। इतने प्रोसेस लिखने की जरूरत क्या थी आइन में? वो सीधा लिखते कि जी वोट काउंट नहीं होगा। दूसरी तरफ बात खत्म है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है अपनी इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं बचनी। वक्त मेरे पास कम है, मैं आखिरी कमेंट जनरल साहब का लेना चाहूंगी। जनरल साहब, आपको क्या लगता है, ये हमारे मेहमानों की बात भी आप सुन रहे हैं, ये अब जो सियासी लड़ाई है ये आईनी और कानूनी लड़ाई बनती जा रही है? देखिए, आईनी और कानूनी लड़ाई तो पहले दिन से थी, लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस की अभी हम तशरीह वगैरह कर रहे हैं ना, मैंने कानून तो तफसीलन नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा अपना जो नॉलेज है या मैं समझता हूँ वो ये है कि पार्टी किसी के खिलाफ एक्शन ले सकती है उसी वक्त जब उसने इर्तकाब कर लिया हो किसी उस गलत काम का या जुर्म का जिसके लिए सजा है। इसका मतलब है कि उसने अगर वोट डाल लिया है तो तब ही पार्टी क्या, वरना तो वो ये शख्स कह सकता है कि मैंने तो वोट अपनी पार्टी को ही देना था, ये तो मेरे ऊपर गलत ऐसे इल्जाम लगाया गया। जुर्म से पहले तो उसकी सजा नहीं सुनाई जा सकती। हाँ, जो जुर्म हुआ नहीं अभी जी, उसकी मेरा ख्याल है सजा नहीं हो सकती, वो जुर्म के इर्तकाब के बाद ही हो सकती है। लिहाजा वोट तो मेरा ख्याल है कास्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर पार्टी एक्शन लेती रहे उसके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आज वक्त कम था क्योंकि शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी पार्लियामेंट लॉजिस की सूरत हाल से मुतालिक। ये था हमारा प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।